ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई है। शादी, एक इश्क की शुरुआत, सीज़न 2 का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 32। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। रात के करीब 2 बजे ट्रीटमेंट के बाद आव्या की आंखें बहुत धीरे धीरे खुलती हैं। आंखें खुलते ही उसकी नज़र ध्रुवंश पर जाती है, जो उसे ही एकटक देख रहा था। आव्या की आंखें खुली देखते ही ध्रुवंश उसके पास घुटनों के बल बैठ जाता है। ध्रुवंश आव्या के हाथों को पकड़कर उसके चेहरे को देखकर कहता है, अब कैसा लग रहा है ट्यूलिप? आव्या बोलने वाली थी, पर एकदम से ही उसे याद आता है कि उसकी बात करने से ही उसे वॉमिटिंग होने लगी थी, इसीलिए वो अपना मुंह बंद रखती है। ध्रुवंश हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, तुम बात कर सकती हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आव्या ये सुनकर अपनी नज़रों से ही इशारा करती है कि क्या सच में वो बात कर सकती है। ध्रुवंश आव्या के गाल पर हाथ रखकर कहता है, हाँ तुम बात कर सकती हो, अब तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कभी कुछ नहीं हो सकता ट्यूलिप। आव्या ध्रुवंश के हाथ के ऊपर हाथ रखती है। उसे अभी वॉमिटिंग होने का डर था, इसीलिए वो कुछ पल रुकती है, फिर बहुत ही धीमी आवाज़ में कहती है, अब मुझे फिर से वॉमिटिंग नहीं होगी ना अंश? ध्रुवंश जल्दी से नाम में सिर हिलाता है। ध्रुवंश अब आव्या के माथे पर किस करता है, फिर उसे देखते हुए कहता है, मुझे लगता था कि मैं तुमसे रुद्र से ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन आज रुद्र ने साबित कर दिया कि उससे ज़्यादा तुमसे और कोई प्यार ही नहीं कर सकता। वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। आई एम प्राउड ऑफ योर चॉइस ट्यूलिप। आव्या को कुछ समझ नहीं आता। वो इधर उधर देखते हुए कहती है, क्या किया है उसने मेरे लिए, और वो है कहाँ? ध्रुवंश बताना तो चाहता था, लेकिन उसे अव्यान की बात याद आ रही थी। इसे लेकर तुम हॉस्पिटल जाओ, और हाँ, रैबिट को रुद्र के बारे में कुछ मत बताना। ध्रुवंश पौधे को अव्यान के हाथ से लेते हुए कहता है, लेकिन भाई आप नहीं जाएंगे? अव्यान दहकते अंगारे को देखते हुए कहता है, नहीं तुम जाओ, रुद्र की कुर्बानी को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। ध्रुवंश एक नज़र उस ओर देखता है जहाँ रुद्र उस अंगार की चपेट में आया था, फिर एक नज़र अव्यान को देखकर वहाँ से चला जाता है। ध्रुवंश ये सब सोच ही रहा था, तभी आव्या फिर से उससे कहती है, बताओ ना अंश, रुद्र कहाँ है, और भाई भी नहीं दिख रहे। ध्रुवंश कोई भी जवाब देता उससे पहले ही आदित्य के साथ सब अंदर आ जाते हैं। सभी आव्या से मिलते हैं। कुछ देर बाद आदित्य कहता है, ध्रुवंश सबको लेकर घर जाओ, मैं रैबिट के पास हूँ। काव्या ये सुनकर जल्दी से नाम में सिर हिलाकर कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। आदित्य काव्या के चेहरे को पकड़ता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी वाइफी, तुम्हें सोने की ज़रूरत है। काव्या फिर से नाम में सिर हिलाती है, तो आदित्य उसे फिर से समझाकर कहता है, हम कल आ जाएंगे, प्लीज़ घर जाओ मेरे लिए। आखिरकार काव्या मान जाती है, तो आदित्य उसके माथे पर किस करता है और कहता है, बाय। काव्या भी अब बहुत धीरे से बाय बोलती है। आदित्य अब फिर से ध्रुवंश को इशारा करता है। आदित्य की बात सुनकर ध्रुवंश हाँ में सिर हिलाता है और उठकर वहाँ से चला जाता है। आदित्य सबके जाने के बाद आव्या के पास आकर बैठ जाता है। आव्या जल्दी से उठकर आदित्य के सीने से लग जाती है। आदित्य आव्या के बालों को सहलाते हुए कहता है, कुछ खाना है रैबिट? आव्या आंखें बंद करके नाम में सिर हिलाती है और कहती है, मुझे भाई और रुद्र से मिलना है, वो दोनों बहुत परेशान होंगे ना, कहाँ हैं वो दोनों? आदित्य आव्या के माथे पर किस करते हुए कहता है, आते ही होंगे। आव्या अव्यान के सीने में छिपकर कहती है, डैडा आप लोग मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे ना? रुद्र और भाई ठीक है ना? आदित्य आव्या के बालों में अपनी उंगली उलझाकर कहता है, सब कुछ ठीक है। आव्या को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन जब उसके डैडा ने ही कह दिया तो वो खुद के इमोशंस को रोक लेती है और मान लेती है कि रुद्र बिल्कुल ठीक है। कुछ पल बाद आव्या गहरी नींद में सो जाती है और आदित्य बहुत सीरियस होकर सामने देखता रहता है। बैरन आइलैंड। अव्यान अब तक बस उस जगह को ही देखता जा रहा था। उसकी नज़र बस वहीं पर टिकी हुई थी। उसका फ़ोन भी बार बार बजता जा रहा था। हॉस्पिटल से वापस लौटती प्रज्ञा कार में बैठी हुई बार बार अव्यान को कॉल कर रही थी। प्रज्ञा के चेहरे पर टेंशन थी और वो बस इस वक्त अव्यान से बात करना चाहती थी। जब अव्यान का कॉल लगते हुए कट जाता है तो प्रज्ञा परेशान होकर कहती है, आखिर ये कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहे? झगड़ा हुआ है, इसका मतलब ये तो नहीं कि ऐसे वक्त में ही ये नाराज़ रहेंगे? प्रज्ञा ने ये बहुत धीरे से कहा था, इसीलिए किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। अव्यान बैठा ही था कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अव्यान हाथ को महसूस करके धीरे से बोलता है, आ गए तुम। इतना बोलते ही अव्यान सिर उठाकर रुद्र को देखता है, जो उसके पास ही खड़ा था। रुद्र अव्यान को देखकर बोलता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं आऊँगा? अव्यान खड़े होकर सीधे रुद्र को गले लगा लेता है और कहता है, एक पल के लिए तो मैं भी डर गया था, बाद में मुझे याद आया कि तुमने क्या किया होगा, ये अब तक याद था।
रुद्र आग को देखते हुए कहता है, मैं जो भी एक बार पढ़ता हूँ तो मुझे हमेशा के लिए याद हो जाता है। मुझे ये याद था कि पहले लोग इससे बचने के लिए सुरंग बनाया करते थे और वो सुरंग लोगों की जान को बचा लेती थी, पर हर किसी की नहीं। सुरंग के अंदर भी ये आग तुम्हारा पीछा करता रहता है। जिसने इसकी चपेट से खुद को बचा लिया वही बच सकता है। ये सब छोड़ो, बेबी गर्ल कैसी है? इस जगह पर लोग जब ये जहर लेकर आया करते थे, कई बार लोगों की इसी विस्फोट की वजह से मौत हुई थी। इसीलिए पुराने लोग सुरंग बनाया करते थे जिसके रास्ते से वो ज्वालामुखी के कहर से बच सके। रुद्र पर भी जब ज्वालामुखी का कहर बरसने वाला था, उसने जल्दी से उस सुरंग में जंप लगा दिया। ये सुरंग जितने लोगों को बचाता था उतना ही मारता भी था। सुरंग में भी दहकती आग जाती ही थी, लेकिन थोड़ी कम मात्रा में, क्योंकि सुरंग पर एक बार कूदने पर वहाँ अपने आप बीच में पत्थर की दीवार बन जाती है, जिससे वो दहकती आग बाद में पिघला देती है, पर उसमें बहुत वक्त लगता है। अव्यान का पहले डर से आंसू निकल गए थे, लेकिन जब उसे याद आया तो वो ध्रुवंश को जाने के लिए बोलकर खुद वहाँ पर रुककर रुद्र का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसे पता था कि रुद्र ज़रूर आएगा। अव्यान और रुद्र गले लगे हुए रहते हैं, फिर वो दोनों अलग होते हैं। अव्यान रुद्र को देखकर कहता है, थैंक यू मेरी रैबिट की ज़िंदगी में आने के लिए। रुद्र भौहें चढ़ाकर अव्यान को देखकर कहता है, तू फॉर्मेलिटी कर रहा है? अव्यान मुस्कुराते हुए कहता है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, मेरे दिल की फीलिंग है। मैं पहले बस सोचता था कि मैं तुम्हें अपनी रैबिट की ज़िंदगी से कैसे निकालूं, लेकिन अब नहीं। अव्यान के ये बोलते ही रुद्र अपनी आंखें छोटे करके उसे घूरता है। अव्यान ये देखकर हंसते हुए कहता है, मैं भी तो उसका भाई हूँ। अब एक क्रूअल मर्डरर के पास तो अपनी बहन नहीं दे सकता ना, तो इसीलिए मैं भी चाहता था कि तुम्हारे पास अपनी बहन को ना आने दूँ। रुद्र अव्यान को बहुत बुरी तरह से घूरते हुए कहता है, दोस्त के नाम पे दुश्मन है तू। एक बात याद रखना, अगर तुमने भी मुझे बेबी गर्ल से दूर करने की कोशिश की ना तो जान ले लूँगा तुम्हारी। अव्यान अब रुद्र को घूरता है और उससे कहता है, एक लड़की की वजह से तुम मुझे मारोगे? रुद्र बोरियत से अव्यान को देखकर कहता है, क्यों, कोई शक है? तुझे मेरे साथ पूरी ज़िंदगी थोड़ी बितानी है। खुद तो शादी कर ली, मौज कर लिया, मुझे भी तो शादी करनी है। तू अगर करेगा तो बोल, मैं बेबी गर्ल को छोड़कर तुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। अव्यान रुद्र को घूरते हुए कहता है, मैं क्यों करने लगा तुझसे शादी? इससे अच्छा मैं अपनी क्यूट सी वाइफ के साथ ना रह लूँ। कितना सॉफ्ट स्किन है उसका। जब मैं उसे प्यार करता हूँ तो ऐसा लगता है जन्नत की सैर कर रहा हूँ। रुद्र अब दूसरी ओर देखता है, क्योंकि अव्यान के ऐसा बोलना उसके अंदर हलचल मचा रहा था। उसके अंदर भी ये सब करने की चाह होने लगी थी। रुद्र अव्यान की बातों को काटते हुए कहता है, तुझे पता है आजकल तू बहुत बकवास करता है, अब चल यहाँ से। घर नहीं है, बस आना है हम लोगों को यहाँ। मैंने कौन सा रोक रखा है, चलो। इतना बोलते ही दोनों एक नज़र उस ज्वालामुखी के विस्फोट को देखते हैं, फिर वहाँ से चले जाते हैं। सुबह के करीब 8 बजे आव्या की नींद सुबह की वजह से खुल जाती है। वो जैसे ही आंखें खोलती है तो उसकी नज़र अव्यान पर जाती है, जो उसे ही देख रहा था। इस वक्त उस कमरे में आदित्य और अव्यान मौजूद थे, रुद्र नहीं था। अव्यान आव्या की आंखों को खुली देखकर उसके गाल पर हाथ रखता है और पूछता है, आर यू फाइन रैबिट? आव्या धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। उसकी नज़रें अब इधर उधर रुद्र को ढूंढने लगती हैं। वो पहले अव्यान को ढूंढ रही थी, पर वो तो आ चुका था, लेकिन उसे रुद्र कहीं नहीं दिख रहा था। आदित्य और अव्यान अब एक दूसरे को इशारा करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है और रुद्र बाहर आता है। रुद्र को देखते ही आव्या के दिल में सुकून जाग उठता है। रुद्र आव्या की ओर बढ़ता है। आव्या भी उठकर बैठ जाती है। रुद्र आव्या को एकदम ठीक ठाक देखकर उसके सामने बैठ जाता है और उसे बहुत ही गौर से देखने लगता है। आव्या भी रुद्र को ही देख रही थी। रुद्र अब अपना हाथ बढ़ाकर उसके गाल पर रखता है और फिर से कहता है, आर यू फाइन बेबी गर्ल? आव्या रुद्र के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखती है और धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। रुद्र कुछ कहने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही आव्या सिर झुकाकर धीरे से कहती है, आज के बाद मैं कोई चॉकलेट नहीं खाऊंगी। ये बोलते हुए आव्या बहुत ज़्यादा मासूम लग रही थी। रुद्र उसे एकटक देखे जा रहा था। आव्या सिर झुकाए फिर से कहती है, प्लीज़ मुझे मत डांटना, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगी। रुद्र आव्या के होठों को सहलाते हुए कहता है, तुम इतनी इनोसेंट क्यों हो? अभी अपना सिर उठाकर रुद्र को देखती है, जिस पर रुद्र झुककर आव्या के होठों पर लाइट किस करके पीछे हो जाता है। आव्या रुद्र के किस करने से उसे देखती रहती है, फिर उसकी नज़र रुद्र के हाथ पर जाती है, जिस पर अब तक कोई बैंडेज नहीं था। आव्या रुद्र के हाथ को पकड़ती है, फिर रुद्र को देखते हुए कहती है, ये चोट, तुमने अभी तक इस पर पट्टी क्यों नहीं की? रुद्र फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आव्या को देते हुए कहता है, क्योंकि मुझे तुम्हारे हाथों से कराना था। आव्या रुद्र को घूरती है, फिर मुस्कुराते हुए बैंडेज कर देती है। आव्या अब रुद्र के सीने पर सिर रख लेती है। रुद्र आव्या के सिर पर एक हाथ रख लेता है। आव्या खोए हुए कहती है, रुद्र अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम क्या करते? ये सवाल सुनते ही रुद्र आव्या के बालों को कसकर पकड़ लेता है। आव्या रुद्र के हाथ को पकड़कर सिर उठाकर कहती है,
हाँ रुद्र, मुझे दर्द हो रहा है। रुद्र आव्या के बालों को छोड़कर उसके चेहरे के बहुत करीब होकर कहता है, आइंदा से मुझसे ऐसा सवाल किया तो बहुत बुरा होगा। आव्या अपने बालों को हल्का सहलाते हुए कहती है, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मुझे कभी कुछ होगा ही नहीं। अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मुझे कितनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी और गर्दन में दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी मर। आव्या इतना ही बोलती है कि रुद्र आव्या के होठों को अपने होठों के कब्जे में ले लेता है और उसे किस करने लगता है। रुद्र की अचानक ऐसा करने से आव्या भी एक पल के लिए दंग रह जाती है। रुद्र आव्या की कमर को पकड़कर अपने करीब खींचता है। आव्या के हाथ रुद्र के कंधे पर आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को किस कर ही रहे थे, तभी रुद्र का फ़ोन रिंग होता है, जिसे सुनकर आव्या पीछे हटने वाली होती है, पर रुद्र उसके होठों को नहीं छोड़ता। वो उसी तरह से किस करते हुए कॉल रिसीव करता है और स्पीकर पर रख देता है। उधर से अव्यान की आवाज़ आती है, रुद्र रैबिट के डिस्चार्ज की पूरी फॉर्मेलिटी हो चुकी है। वो इतना ही बोलता है कि उसे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। वहीं अव्यान की कॉल देखकर आव्या दूर हो रही थी, पर रुद्र था कि उसके होठों को छोड़ ही नहीं रहा था। वो उसके होठों को खींचते हुए किस कर रहा था, जिससे दोनों की किस की आवाज़ अव्यान को बहुत अच्छी तरह से सुनाई दे रही थी। आवाज़ पहचानते ही अव्यान उधर से कहता है, ओके हम जा रहे हैं, तुम दोनों आ जाना, हम घर पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, और हाँ जल्दी पहुंचना। इतना बोलते ही वो कॉल कट करता है। रुद्र अब आव्या को किस करते हुए ही गोद में उठाता है और उसे वॉशरूम ले जाता है। आव्या ने इस वक्त रुद्र की कमर में अपने पैर लपेट रखे थे। रुद्र वॉशरूम ले जाकर किस ब्रेक करता है और आव्या की गाल को सहलाते हुए कहता है, तुमने ब्रश नहीं किया बेबी गर्ल। आव्या रुद्र को देखती है। रुद्र आव्या को माउथ वॉश देता है। आव्या माउथ वॉश करती है। रुद्र अब आव्या के हॉस्पिटल गाउन के बटन खोलने लगता है। आव्या सिहरकर अपने सीने पर सिर रख लेती है। आव्या अब खड़ी हो जाती है। रुद्र आव्या की गाउन को उतार देता है। आव्या कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। रुद्र बस आव्या के चेहरे को देख रहा था। आव्या के लिए पहले ही कपड़े वहां पर रखे गए थे। रुद्र आव्या की ड्रेस लेकर उसे पहना देता है। वो एक गाउन था। आव्या को कपड़े पहनाने के बाद रुद्र उसकी गाल को सहलाते हुए कहता है, मरने की बात कभी मत करना। तुम्हारे बगैर मेरा जीना बहुत मुश्किल है। मैं अपनी मॉम के लिए जी तो लूँगा, लेकिन तुम्हारी यादों में तड़प तड़प कर। आव्या अपनी आंखें खोलकर रुद्र को देखती है। दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिल जाती हैं। रुद्र आव्या के होठों को सहलाते हुए उसे एकटक देखने लगता है। आव्या रुद्र की आंखों में खोए हुए कहती है, तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली रुद्र? तुम्हें कुछ हो जाता तो? रुद्र ये सुनकर आव्या को देखता है, फिर कहता है, मैंने क्या किया है? रुद्र आव्या को वो सबके बारे में नहीं बताना चाहता था। आव्या की आंखों में अब नमी छा जाती है। वो अपनी नम आंखों से रुद्र को देखते हुए कहती है, जब डॉक्टर जहर के बारे में बात कर रहे थे तो मैं हल्के होश में थी, और मैंने उस जहर के बारे में रिसर्च भी की है। रुद्र आव्या को बस देखता रहता है। आव्या के आंसू अब गालों पर बह जाते हैं और वो कहती है, मैंने अंश और डैडा की बात सुन ली थी। क्यों किया तुमने रुद्र ऐसा? मेरे लिए तुम्हें अपनी जान खतरे में नहीं डालनी थी। पता है मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। रुद्र आव्या के आंसुओं को पोंछकर उसके माथे पर किस करता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, पहले तो मैंने परमिशन नहीं मांगी, बट जब मांगना चाहता हूँ बेबी गर्ल, कैन आई किस यू? आव्या की आंखें नम थीं और एकदम से हंसते हुए कहती है, रुद्र तुम भी ना, आइंदा से कभी ऐसा मत करना। बोलते हुए आव्या का चेहरा रोने जैसा हो जाता है। रुद्र उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और फिर से पूछता है, आंसर मी, कैन आई किस यू? आव्या मुंह बनाकर कहती है, पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे फर्स्ट टाइम करने वाले हो, और जब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं थी तब तो तुम बोलते थे कि अगर मैं तुम्हारी वाइफ होती तो तुम मुझे कभी भी कहीं भी टच करोगे। अब तो बनने वाली हो तो परमिशन क्यों मांग रहे हो? बनने वाली हो, बनी नहीं हो। बन जाओगी तो कहीं भी मैं कुछ भी करूँगा, शर्माने तक का वक्त नहीं मिलेगा तुम्हें। रुद्र झट से कहता है, जिससे आव्या उसे घूर कर देखती है। रुद्र अब आव्या को गोद में उठाता है और वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। रुद्र आव्या को वार्ड के बाहर लेकर जाता है। तभी उसकी नज़र लोगों की भीड़ पर पड़ती है और मीडिया पर भी। मीडिया को देखकर रुद्र समझ जाता है कि ये सब उस डॉक्टर के लिए आए हैं। आव्या को इसके बारे में पता ना चले, इसीलिए वो आव्या को देखता है, जो रुद्र को ही देख रही थी। रुद्र उसे देखकर कहता है, शादी के बाद वाला प्रोमो देखना चाहोगी? आव्या बेख्याली में हाँ में सिर हिलाती है। रुद्र आव्या की कमर में हाथ रखकर उसे थोड़ा ऊपर उठाता है और उसे फिर से किस करने लगता है। आव्या ये देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ लोगों की इतनी भीड़ थी और रुद्र उसे खुलेआम पब्लिक स्पेस में किस कर रहा था। रुद्र उसे इस तरह से किस कर रहा था जैसे कोई देखे तो उसे भी किस करने का मन हो जाए। कुछ लड़कों का तो मूड भी बन जाता है और वो अपनी पार्टनर को किस करने का इशारा भी करने लगते हैं, पर उन्हें इस पर डांट पड़ जाती है। दोनों की किस करने की आवाज़ भी आ रही थी। आव्या तो शर्म से पानी पानी हो चुकी थी, लेकिन अब तक आव्या का चेहरा उसके बालों से पूरी तरह से छिप चुका था।
दोनों एक दूसरे के किस में खोए थे, इसके बावजूद रुद्र के कदम बाहर की ओर बढ़ते जा रहे थे। वो सामने देख नहीं रहा था क्योंकि उसे देखकर सब साइड होते जा रहे थे और रुद्र को हॉस्पिटल का रास्ता अच्छी तरह से पता था, इसीलिए वो बिना देखे भी जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ घर में अव्यान जैसे ही घर पहुंचता है तो वो सभी फैमिली को बाहर हॉल में बैठा पाता है। आदित्य भी अव्यान के साथ था। काव्या जल्दी से अव्यान के गले लगकर कहती है, अयान आप ठीक है ना? अव्यान काव्या की पीठ पर हाथ रखकर कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ मम्मा। काव्या अव्यान से अलग होती है और उसके गाल पर हाथ रखकर पूछती है, प्रज्ञा इतना कॉल कर रही थी, आपने रिसीव क्यों नहीं किया अयान? आपको पता है वो कितना परेशान है आपके लिए। ये सुनकर अव्यान प्रज्ञा को देखता है जो उसे ही देख रही थी। अव्यान प्रज्ञा से नजरें हटाता है और काव्या के हाथ पर हाथ रखकर कहता है, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। काव्या अव्यान को देखती रह जाती है। अव्यान अब वहाँ से जाने लगता है। अव्यान के ऐसे रिएक्शन से प्रज्ञा अब सिर झुका लेती है। अव्यान जा ही रहा था तभी वो एकदम से रुककर प्रज्ञा को देखकर कहता है, सुनो मैं फ्रेश हो रहा हूँ, तब तक तुम मेरे लिए मिल्क शेक बनाकर कमरे में ले आना। ये सुनकर प्रज्ञा सिर उठाकर अव्यान को देखती है। अव्यान उसे देखकर फिर से कहता है, और हाँ जल्दी बनाकर लाना। प्रज्ञा जल्दी से हाँ कहती है। अव्यान अब वहाँ से ऊपर चला जाता है। वहीं प्रज्ञा का चेहरा खुशी से खिल जाता है। वो जल्दी से किचन की ओर भाग जाती है। प्रज्ञा को खुश देखकर सभी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो सब कब से उसे दुख में ही देखते आ रहे थे। अव्यान फ्रेश होकर बाहर निकलता है तो उसकी नज़र प्रज्ञा पर जाती है जिसने बहुत अच्छे से मिल्क शेक को डेकोरेट करके लाई थी। अव्यान टॉवल को साइड में रखता है। प्रज्ञा अव्यान की ओर बढ़कर कहती है, आपका मिल्क शेक। अव्यान ग्लास ले लेता है। प्रज्ञा वहीं खड़ी अपना सिर झुका लेती है किसी इनोसेंट वाइफ की तरह। अव्यान मिल्क शेक पीता है। वो थोड़ा सा ही पीता है, फिर प्रज्ञा को देखकर कहता है, अच्छा नहीं बना। ये सुनकर प्रज्ञा झट से सिर उठाकर अव्यान को देखती है। अव्यान भी तुरंत प्रज्ञा की कमर को पकड़कर अपने करीब खींचकर सीधे उसके होठों को किस करने लगता है। प्रज्ञा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और उसके हाथ से ट्रे गिर जाती है। प्रज्ञा अव्यान के कंधे को कसकर पकड़ लेती है। अव्यान बहुत ही अग्रेसिवली प्रज्ञा को किस कर रहा था। कुछ 15 मिनट बाद अव्यान प्रज्ञा के होठों को छोड़ देता है। प्रज्ञा अपनी आंखें धीरे से खोलती है। अब अव्यान फिर से मिल्क शेक पीता है। पीने के बाद वो कहता है, इसी की कमी थी, अब ठीक है। प्रज्ञा शर्म से अपनी नज़रें झुका लेती है। अव्यान प्रज्ञा के मुंह के सामने ग्लास ले जाकर कहता है, ट्राई करो। अब प्रज्ञा सिर उठाकर अव्यान को देखते हुए मिल्क शेक पीती है और फिर मुस्कुराते हुए अव्यान को देखती है। अव्यान मिल्क शेक पूरा खत्म करने के बाद टेबल पर रखता है, फिर प्रज्ञा के होठों के साइड को पोंछता है जिस पर मिल्क शेक लगा हुआ था। प्रज्ञा अव्यान को देखते हुए अपने कान पकड़कर कहती है, सॉरी, मैंने आपसे अपनी कैरियर के बारे में छुपाया। मुझे डर लग रहा था कि आप मना ना कर दें, इसीलिए मैंने छुपाया। आई एम रियली सॉरी। अव्यान प्रज्ञा की आंखों को देखता है जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि प्रज्ञा रात भर नहीं सोई। ये देखकर अव्यान प्रज्ञा को गोद में उठाता है, फिर उसे बेड पर लिटाकर कहता है, वो सब भूल जाओ और अब आराम करो। तुम्हें पता है ना, तुम जब नहीं सोती तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। प्रज्ञा एकदम से कहती है, लेकिन अव्यान तुरंत प्रज्ञा के होठों पर उंगली रखकर कहता है, श्श, बिल्कुल चुप। प्रज्ञा अब बिल्कुल चुप हो जाती है। अव्यान प्रज्ञा के मुंह से हाथ हटाकर उसके माथे पर किस करता है। प्रज्ञा अव्यान के स्वीट गेस्चर को बस एकदम देखे जा रही थी। अव्यान प्रज्ञा की आंखों में देखते हुए कहता है, अब सो जाओ। प्रज्ञा अपनी आंखें बंद कर लेती है। अव्यान अब उठकर खड़ा हो जाता है और एक नज़र प्रज्ञा को देखकर नीचे गिरे हुए ट्रे उठाता है। ट्रे और ग्लास लेकर वो कमरे से निकलकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है। दूसरे दिन काव्या फ़ोन पर प्रीत से बातें कर रही थी। वो बातें करते हुए उससे कहती है, प्रीत कब आओगी तुम लोग? देखो अब कल से ही शादी की शॉपिंग शुरू हो जाएगी। हम सबको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुम लोगों के बिना। उधर से प्रीत कहती है, सो सॉरी काव्या, हम लोग आज ही जाने वाले थे लेकिन इधर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और तुम्हें पता है अप्रीता ने खुद कहा कि वो जाना चाहती है। वो शादी के किसी भी फंक्शन को मिस नहीं करना चाहती। इतना बोलते हुए प्रीत की खुशी साफ झलक रही थी। काव्या भी जब ये सुनती है तो खुश होकर कहती है, सच में ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रीत उधर से कहती है, हाँ अच्छा काव्या, वहाँ सब कुछ ठीक है ना? काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ सब कुछ ठीक है और आगे भी सब कुछ ठीक रहे इसके लिए हमने आज घर में छोटी सी पूजा रखी है। प्रीत कहती है, अच्छा ठीक है, हम कल ही आ जाएंगे, शॉपिंग मिस नहीं करेंगे। काव्या हाँ में जवाब देती है। तभी विशाखा की आवाज़ आती है, काव्या ज़रा इधर आइए तो, घी मुझे कहीं मिल नहीं रहा। काव्या विशाखा की ओर देखकर कहती है, माँ हमने वहीं तो रखा था। कहाँ रखा है, कहीं दिख तो नहीं रहा। विशाखा पूजा की थाल में खोजते हुए कहती हैं तो काव्या फ़ोन पर प्रीत से कहती है, प्रीत मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, पंडित जी आते ही होंगे और सारी तैयारी भी की हुई नहीं है।
प्रीत ठीक है बोलती है तो काव्या इधर से कॉल कट करती है। काव्या विशाखा की ओर बढ़ते हुए कहती है, आप रहने दीजिए माँ, हम खोज लेंगे। इतना बोलते ही वो वहाँ बैठकर थाल को साइड करती है तो उसकी नज़र घी के डिब्बे पर पड़ती है जो आम के पत्ते से छिप गया था। काव्या घी को पकड़कर विशाखा से कहती है, हमने कहा था ना माँ, हमने यहीं रखा है। विशाखा तुरंत ही कहती है, बूढ़ी हो रही हूँ ना काव्या, इसीलिए दिखाई नहीं देता ठीक से। इसने इतना कहते ही ध्रुव, जो अभी अभी कमरे से हॉल में आया था, वो विशाखा को देखकर कहता है, कहाँ आप बूढ़ी हो रही हैं मामी, अगर आप आज भी सच संवर ले तो आपके लिए लड़के कतार में खड़े हो जाएंगे। विशाखा मुस्कुराते हुए कहती है, ध्रुव आप सच में कभी नहीं बदलेंगे। ध्रुव सोफे पर बैठते हुए कहता है, पहले ज़माने के राजा महाराजा ही कितने अच्छे थे, जिसकी 20-40 रानियां हुआ करती थी। काश मैं भी उस ज़माने में जीता तो मैं 100 रानियां तो ज़रूर रख ही लेता। रातें कितनी अच्छी गुजरती ना, एक थक गई तो दूसरी, दूसरी थक गई तो तीसरी, उफ मज़ा ही मज़ा। ध्रुव की बेशर्मी भरी बात सुनकर विशाखा और काव्या दोनों ही उसे घूरती हैं, पर उन्हें भी ध्रुव की बेशर्मी का अंदाज़ा था, तो बाद में उन दोनों के ही होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। अचानक ही ध्रुव के ऊपर कुशन गिरता है। ध्रुव इसके लिए तैयार नहीं था, इसीलिए वो रोक नहीं पाया। वो सामने देखता है तो सामने श्रेष्ठा गुस्से से खड़ी थी। वो गुस्से से ध्रुव की ओर बढ़ते हुए कहती है, 100 रानियां चाहिए। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि जब एक रानी भड़क जाती है तो क्या होता है। ध्रुव जल्दी से हंसते हुए कहता है, अरे बेबी तुम इतना सीरियस क्यों हो रही हो, मैं तो मामी और काव्या को राजा महाराजाओं की कहानी सुना रहा था। श्रेष्ठा उसके पास जाती है और उसे मारने लगती है। ये देखकर काव्या और विशाखा हंसने लगते हैं। श्रेष्ठा ध्रुव को मार ही रही थी, तभी ध्रुव श्रेष्ठा के दोनों हाथ पकड़कर उसे सोफे से सटा देता है। श्रेष्ठा हाँफते हुए ध्रुव को देखती है। ध्रुव श्रेष्ठा के कांपते होठों को देखते हुए कहता है, चाहे जितनी भी रानियां आ जाएं, 1000 रानियों के बीच मेरा ध्यान सिर्फ एक रानी पर होगा, और वो रानी सिर्फ मेरी बेबी होगी। श्रेष्ठा ये सुनकर उसकी आंखों में देखने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा की नीली आंखों में देखते हुए कहता है, तुम सच में गुस्से में बिल्कुल कातिलाना लगती हो, और हॉट भी। जब भी मैं तुम्हें ऐसे देखता हूँ तो बेडरूम ही जाने का मन करता है। ये सुनते ही श्रेष्ठा उसे धक्का देकर उठकर कहती है, बेशर्म, तुम्हारे दिमाग में इसके सिवाय कोई ख्याल आता नहीं ना। ध्रुव मुस्कुराते हुए नाम में सिर हिलाता है। श्रेष्ठा चिढ़ते हुए उससे नजरें हटाकर काव्या और विशाखा की ओर बढ़ती है। विशाखा और काव्या फिर से तैयारियों में लग चुकी थी। सपना और स्वरा किचन से लड्डू लेकर आती हैं और उसके पीछे प्रज्ञा और स्वर्णा कटोरे में दूध लेकर आती हैं। प्रज्ञा ने इस वक्त लाल रंग की साड़ी पहनी थी और बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी। स्वर्णा ने आज पटियाला सूट पहन रखा था, जिसमें वो बहुत ज़्यादा अलग लग रही थी, क्योंकि हमेशा वो 1 पीस और जीन्स ही पहना करती थी। सपना लड्डू को नीचे रखते हुए कहती है, सब कुछ रेडी है, पंडित जी बस आने ही वाले हैं, मैंने अभी कॉल किया था। काव्या प्रज्ञा को देखकर कहती है, प्रज्ञा आप सभी को नीचे आने के लिए बोल दीजिए और दूध इधर लाइए। प्रज्ञा काव्या को दूध देते हुए कहती, ठीक है पोया मम्मा। इतना बोलते हुए वो सरना को चलने का इशारा करती है, चलो अरना। सरना हाँ बोलती है तो प्रज्ञा और सरना दोनों सबको बुलाने के लिए चली जाती हैं। दोनों को जाते हुए देखकर काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, प्रज्ञा और अरना का दोस्ताना कितना अच्छा है ना, बचपन में भी दोनों ऐसे ही साथ हुआ करती थी। काव्या की बात सुनकर सभी के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। आदित्य, अव्यान और ध्रुवंश भी अब तक नीचे आ जाते हैं, जो स्टडी रूम में कब से बिजी थे। अब नैना, अंतरा और रुद्र भी वहां पहुंच चुके थे। सभी आज ट्रेडिशनल ड्रेस में थे। लड़कियों ने साड़ी पहनी थी तो वहीं लड़कों ने शर्ट धोती, लेकिन रुद्र हमेशा से ही अपने ड्रेसअप में था। उसने आज भी शर्ट और जीन्स पहनी थी। काव्या जब ये देखती है तो रुद्र से कहती है, रुद्र आप ऐसे शर्ट और जीन्स में पूजा में नहीं बैठ सकते, इसीलिए आप चेंज कर लीजिए। रुद्र अब सभी को देखता है, खासकर उसकी नज़र अव्यान पर जाती है, जिसने धोती पहनी थी। उसे देखकर रुद्र तिरछा मुस्कुराता है। अव्यान भी रुद्र को देखता है और उसे घूरने लगता है। रुद्र अब सीरियस होकर काव्या से कहता है, मुझे इन सब की आदत नहीं है सासू माँ, इसीलिए मैं पहनूंगा भी नहीं। जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ मैं वही पहनूंगा। काव्या रुद्र को घूर कर देखती है। वो अब कहती है, तो क्या आप शादी में भी यही पहनकर बैठने वाले हैं? रुद्र कुछ कैसा उससे पहले ही नैना बीच में ही कहती है, ये तो ऐसा ही है, आप भी क्या इसकी बात सुन रही हैं? अव्यान इसे लेकर जाओ और धोती पहनने में हेल्प कर दो। रुद्र नैना को देखकर कहता है, मॉम मुझे नहीं पसंद ये सब कुछ। नैना अपनी आंखें दिखाती है, जिसे देखकर रुद्र बोरियत से कहता है, ऐसे मत देखिए मॉम, आंखें बाहर आ जाएंगी। एंड बाय द वे, मैं आपकी इन आंखों से नहीं डरता। अव्यान जल्दी से आगे बढ़ता है और रुद्र के कंधे को पकड़कर ले जाने लगता है। अव्यान उसे ले जाते हुए धीरे से कहता है, तू मुझ पर हंस रहा था ना, देख अब सब तुझ पर कैसे हंसते हैं। इतना बोलते हुए वो उसे खींचते हुए लेकर जाता है। रुद्र खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। दोनों के जाते ही काव्या नैना और अंतरा को बैठने को कहती है। अंतरा घर को बहुत ही गौर से देख रही थी और पूरी फैमिली को भी। उन सबको देखते हुए उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। आदित्य अंतरा को बहुत गौर से नोटिस कर रहा था।
कुछ देर बाद पंडित जी भी आ गए और अपनी जगह पर बैठे हुए थे। ध्रुवंश फोन में कुछ देख रहा था, तभी कयारा बाहर से हॉल में आती है। श्रेष्ठा कयारा को देखकर शॉक्ड होकर उसे देखती है। कयारा ने भी आज साड़ी पहनी थी। उसने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें रेड बॉर्डर था और धागे से फूल बने थे। श्रेष्ठा उसके पास जाती है और कहती है, वाह कयारा, साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो तुम। कयारा मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू मॉम। कयारा की पतली आवाज़ जैसे ही ध्रुवंश के कानों में पड़ती है वो सिर उठाकर सामने की ओर देखता है। उसकी नज़र जैसे ही कयारा पर जाती है तो उसकी हार्ट बीट एकदम से तेज़ हो जाती है। ध्रुवंश अपनी जगह पर फ्रीज हो जाता है। कयारा ट्रेडिशनल ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। इतनी खूबसूरत वो आज तक किसी भी ड्रेस में नहीं दिखी। कयारा को देखकर ध्रुवंश पूरी तरह से उसी में खोया था, तभी अचानक उसका पकड़ा हुआ फ़ोन हाथों से छूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे सभी की नज़र ध्रुवंश पर जाती है। ध्रुवंश का भी ध्यान टूटता है। ध्रुवंश झुककर फोन उठाता है। सभी उसे ही अब देख रहे थे। ध्रुवंश सबको अपनी तरफ देखता पाकर कहता है, व्हाट, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ध्रुव एकदम से कहता है, लॉयन, कयारा को देखकर तुम्हें कुछ कुछ करने का मन कर रहा है ना? ध्रुवंश फिर से कयारा को देखता है। कयारा भी उसे ही मुस्कुराते हुए देख रही थी। ध्रुवंश कयारा को देखने में ही बिजी था। तभी श्रेष्ठा ध्रुव का जवाब देते हुए कहती है, ध्रुव, तुम मेरे बेटे को उल्टा सीधा कुछ मत सिखाओ। तुम बेशर्म हो इसका मतलब ये नहीं कि उसे भी बना दो। मेरा बेटा तो मेरे कहने पर चलेगा, है ना अंश? ध्रुवंश तो बस कयारा में ही खोया हुआ था। उन सबकी बातचीत चली रही थी, तभी अव्यान और रुद्र भी सीढ़ियों से नीचे आने लगते हैं। रुद्र धोती में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था, इसीलिए वो इधर से उधर मुड़कर खुद को देखे जा रहा था, साथ ही उसे पकड़कर खींच भी रहा था। अव्यान उसे ऐसे करते देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, और ज़्यादा खींचा तो तेरी इज्जत सरेआम नीलाम हो जाएगी। अंदर तूने अंडरवियर के सिवाय कुछ नहीं पहना, याद रख। रुद्र अव्यान को बुरी तरह से घूरते हुए कहता है, बस पूजा खत्म होने दे, इसी धोती से गला घोंटकर तेरी जान ले लूंगा। अव्यान उसे देखकर तिरछा स्माइल करता है। रुद्र चिढ़कर फिर से अपनी धोती पर उलझ जाता है। सबकी नज़र अब रुद्र पर पड़ती है तो सब लोग उसे एकटक देखने लगते हैं। रुद्र धोती में बहुत ही अजीब तरीके से चल रहा था। अरुणी देवी भी इस वक्त व्हील चेयर पर बैठी उसे देख रही थी। वो कुछ देर तक वो सब उसे चुपचाप देखते रहते हैं। अचानक ही नैना की हंसी छूट जाती है। नैना रुद्र को ऐसे देखकर हंसने लगती है। नैना के हंसते ही सब लोग जो कब से हंसी कंट्रोल करके रखे थे, सब रुद्र को देखकर हंसने लगते हैं। रुद्र बुरी तरह से सभी को घूरता है। अव्यान भी मंद मंद मुस्कुरा रहा था। रुद्र सच में इस वक्त बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था। हमेशा जीन्स शर्ट पहनने वाला इंसान जब फर्स्ट टाइम ऐसे कपड़े पहनेगा तो फनी तो लगेगा ही। ऊपर से उसकी बेढंगी सी चाल। रुद्र के ऊपर ट्रेडिशनल ड्रेस बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। रुद्र सबको देखकर एकदम सीरियस होकर कहता है, मैं कोई जोकर नहीं हूँ जो आप सब मुझे देखकर हंस रहे हैं। आरुष तो रुद्र को देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है। वो अपने पेट को पकड़कर हंस रहा था। हंसते हंसते वो कहता है, जोकर से कम भी नहीं लग रहे। रुद्र आरुष को खा जाने वाली नज़रों से घूरता है। आरुष रुद्र की नज़रों को अपने ऊपर महसूस कर जल्दी से खुद को संभाल कर चुप हो जाता है। काव्या भी अपनी हंसी कंट्रोल करके सबको देखकर कहती है, आप सब हंस क्यों रहे हैं? अच्छे तो लग रहे हैं दामाद जी, आप सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं। इतना बोलते हुए काव्या की भी एकदम से हंसी छूट जाती है। सबको बार बार हंसते देखकर रुद्र अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, हंसना बंद करो वरना मैं यहीं अपनी धोती उतार दूंगा। रुद्र जैसे ही ये कहता है सबका मुंह अपने आप बंद हो जाता है। सभी रुद्र को हैरानी से देखने लगते हैं, क्योंकि उन सबको ही पता था कि रुद्र एक्स्ट्रा लेवल का बेशर्म है। जो बोलता है वो करता ही है, चाहे दूसरे शर्मा जाएं लेकिन वो नहीं शर्माएगा। अब हॉल में पूजा वाला माहौल छा जाता है। पंडित जी अपनी पूरी तैयारी कर चुके थे। पंडित जी सबकी ओर देखते हुए कहते हैं, पूजा आरंभ करें। पंडित जी के ये कहते ही काव्या जल्दी से कहती है, रुकिए पंडित जी, मेरी बेटी नहीं आई है अभी तक। पंडित जी रुक जाते हैं। सभी अब आव्या का इंतजार करने लगते हैं। तभी सबकी नज़र सीढ़ियों से उतरती हुई आव्या पर पड़ती है, जिसने व्हाइट और रेड कलर की साड़ी पहनी थी। उसकी साड़ी में भी धागे से फूल बने थे। आव्या के होठों पर इस वक्त मुस्कुराहट थी और वो मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। रुद्र आव्या को देखकर अपनी जगह पर ही जम जाता है। ये दूसरी बार था जब रुद्र आव्या को साड़ी में देख रहा था। आव्या नीचे आ ही रही थी, तभी उसकी नज़र भी रुद्र पर जाती है। रुद्र को धोती में देखकर एक पल के लिए आव्या अपनी जगह पर ही रुक जाती है और अपनी आंखों को हाथों से रगड़कर वो फिर से आंखें खोलकर उसे देखती है। इस बार भी आव्या को रुद्र धोती में ही दिखता है। आव्या को ऐसे देखकर ध्रुवंश मुस्कुराते हुए कहता है, ट्यूलिप, रुद्र ने सच में धोती पहनी है, कोई सपना नहीं देख रही हो तो? आव्या ये सुनकर पहले तो एकदम चुप हो जाकर रुद्र को देखती है, फिर एकदम से हंसने लगती है। रुद्र अब अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए आव्या को देखने लगता है, क्योंकि अब रुद्र को गुस्सा आने लगा था। काव्या रुद्र को देखती है जिसके हाथ धोती पर ही थे। रुद्र धोती उतार ना दे ये सोचकर काव्या जल्दी से आव्या से कहती है, शट अप परी, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। आव्या हंसते हुए कहती है, मम्मा ये हंसने वाली बात नहीं है, पर फिर भी मुझे हंसी आ रही है। रुद्र, वो भी धोती में,
इतना बोलते बोलते वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। आव्या के ऐसे हंसने से आरुष की भी फिर से हंसी छूट जाती है, पर वो जल्दी ही खुद को कंट्रोल कर लेता है। रुद्र आव्या को देखते हुए अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए मन ही मन कहता है, बेबी गर्ल स्टॉप लाफिंग। आव्या हंसी रही थी, तभी उसकी नज़र रुद्र के एक्सप्रेशंस पर जाती है। आव्या जैसे ही रुद्र के एक्सप्रेशंस देखती है तो उसका भी एकदम से मुंह बंद हो जाता है। वो कुछ देर चुप रहती है, फिर से रुद्र को धोती में देखकर उसकी हंसी छूट जाती है। रुद्र उसे फिर से हंसते हुए देखकर एकदम कोल्ड वॉइस में कहता है, बेबी गर्ल, अगर तुम चाहती हो कि मैं सबके सामने कुछ ना करूं तो अपना मुंह बंद रखो। आव्या जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और खुद को कंट्रोल करती है। विशाखा दोनों को देखकर कहती हैं, बहुत हो गया हंसी मजाक, प्रिंसेस चलो इधर आओ। विशाखा पंडित जी से कहती हैं, पंडित जी पूजा शुरू कीजिए, सब आ गए हैं। पंडित जी हाँ में सिर हिलाते हुए विशाखा सभी को बैठने के लिए कहती हैं। पंडित जी विशाखा की बात सुनते ही पूजा शुरू करते हैं। सभी एक दूसरे कपल के साथ बैठते हैं और जो कपल नहीं है वो सब एक साइड में बैठते हैं। पंडित जी अब पूजा शुरू करते हैं। सभी शांति के साथ हाथ जोड़कर आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। आव्या और रुद्र भी करीब बैठे थे। सबकी नज़रें बंद थीं, तभी रुद्र आव्या की कमर को पकड़ लेता है। आव्या ये महसूस करते ही झट से अपनी आंखें खोलती है और रुद्र को देखती है। आव्या रुद्र के हाथ को अपनी कमर से छुड़ाते हुए कहती है, रुद्र ये क्या कर रहे हो, सब यहीं पर हैं। रुद्र कहता है, बहुत हंसी आ रही थी ना तुम्हें। आव्या अब कुछ बोल पाती तभी विशाखा की डांट भरी आवाज़ आती है, रुद्र आव्या चुप रहिए। उनके ये बोलते ही आव्या तुरंत रुद्र के हाथ को अपनी कमर से हटा देती है। अब पूजा चलती है। सबसे पहले अव्यान और प्रज्ञा पूजा में बैठते हैं, फिर उनकी अभी अभी नई शादी होने वाली थी, वो सब एक एक करके बैठते हैं। अव्यान और प्रज्ञा के बाद रुद्र और आव्या बैठते हैं। ऐसा करते हुए शिवा, अनु, शौर्य, स्प्रहा और ध्रुवंश कयारा बैठते हैं, जिनकी जोड़ियां बनने वाली थी। पंडित जी पूजा खत्म करने के बाद सभी कपल्स को आशीर्वाद देते हैं। काव्या और प्रज्ञा पंडित जी को भोग खिलाती है, फिर पंडित जी चले जाते हैं। आदित्य और काव्या एक साइड में कुछ डिस्कस कर रहे थे। काव्या आदित्य को समझाते हुए कहती है, हाँ आप वो तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब इतनी जल्दी सब कुछ कैसे मेंटेन करेंगे, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। काव्या थोड़ी परेशान लग रही थी, जिसे देखकर विशाखा उसके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ काव्या, आप इतनी परेशान क्यों हैं। काव्या अपने सिर पर हाथ रखे कहती है, माँ मिस्टर हस्बैंड ने शादी की सारी अरेंजमेंट मुंबई में कर दी, इन्होंने पहले भी नहीं कहा। शादी का इन्विटेशन हम सबको दे चुके हैं और लोकेशन हमने यहीं का दिया है, फिर अचानक चेंज करेंगे तो। आदित्य तुरंत काव्या से कहता है, वाइफी तुम्हें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगा। विशाखा दोनों के बीच बोलती हैं, ये तो बहुत अच्छा किया आपने आदि, मुंबई में ही सबकी शादी हुई थी और हम भी यही चाहते थे कि आप लोग की तरह ही हमारे बच्चों की भी शादी मुंबई में ही हो। ये सुनकर काव्या जल्दी से कहती है, माँ ये तो ठीक है, लेकिन आप समझ नहीं रही हैं, अब वहाँ न्यू घर बना है तो पहले घर की पूजा। काव्या उसके आगे बोलती कि आदित्य जल्दी से काव्या के मुँह पर हाथ रख लेता है। काव्या का मुंह बंद हो जाता है और वो आदित्य को देखने लगती है। आदित्य काव्या को गोद में उठाता है। काव्या हैरानी से आदित्य को देखती है। आदित्य अब काव्या को लेकर कमरे की ओर बढ़ जाता है। विशाखा दोनों को देखकर मुस्कुराती है। कमरे में काव्या फिर से बोलने लगती है, मिस्टर हस्बैंड, हमें वहाँ सबसे पहले घर की पूजा करवानी होगी और फिर से हमें सबको इन्विटेशन भेजना होगा। काव्या बोलती जा रही थी। आदित्य काव्या को बेड पर बिठाता है और उसके होंठों पर उंगली रख देता है। काव्या तुरंत आदित्य की उंगली को हटाकर कहती है, आप मुझे बार बार चुप क्यों करवा रहे हैं, हम कह रहे हैं ना कि। काव्या बस इतना ही बोलती है कि आदित्य के होंठों पर अपने होंठ रख देता है। काव्या एकदम से चुप हो जाती है। आदित्य धीरे से काव्या को किस करता है। काव्या आदित्य के कंधे पर अपना हाथ रख लेती है। आदित्य काव्या के होंठों को कुछ पल चूमता है, फिर उससे दूर होकर उसे देखते हुए कहता है, रिलैक्स वाइफी। काव्या अपनी आंखें खोलकर आदित्य को देखती है। आदित्य काव्या के गाल पर हाथ रखकर धीरे से सहलाते हुए कहता है, ट्रस्ट मी, मैं सब कुछ कर लूँगा। काव्या आदित्य की आंखों में देखते हुए मुंह बनाकर कहती है, मुझे चुप कराने के लिए इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचता। आदित्य ये सुनकर कुछ पल उसने जो किया उसे याद करके उसे पहले ही याद आती है, जब दोनों एक दूसरे के इतने करीब नहीं थे तो आदित्य काव्या को ऐसे ही चुप कराया करता था। ये सब कुछ याद करते हुए आदित्य काव्या की नाक से खुद की नाक को रगड़ते हुए कहता है, क्योंकि मेरी प्यारी नासमझ बेवकूफ़ वाइफी, इसके अलावा मैं कुछ कर भी लूँ तुम्हारा मुंह बंद होने का नाम ही नहीं लेता। काव्या चिढ़ते हुए कहती है, मिस्टर हस्बैंड, आपने मुझे फिर से नासमझ और बेवकूफ़ कहा। आदित्य काव्या की नाक को खींचते हुए कहता है, प्यारी भी तो कहा मैंने, वो तुम्हें सुनाई नहीं दिया वाइफी। आदित्य के ये कहते ही काव्या मुंह बनाकर कहती है, एक वर्ड अच्छा कहा ना आपने, 2 वर्ड में तो आपने मेरी बुराई कर दी। काव्या इतना बोलकर आदित्य को घूरती है। आदित्य काव्या के सॉफ्ट गालों को खींचते हुए कहता है, जितना अच्छा कहने के लिए वर्ड होंगे उतना ही ना बोलूँगा।
काव्या आदित्य को बुरी तरह से घूरते हुए कहती है, मिस्टर हस्बैंड, मुझे आपसे अब कोई बात नहीं करनी, जाइए आप बहुत बुरे हैं। आदित्य ये सुनकर ठीक है बोलते हुए जाने लगता है। ये देखकर काव्या आदित्य का हाथ पकड़ लेती है। आदित्य मुड़कर देखता है। काव्या आदित्य को घूरते हुए कहती है, क्या आप हमेशा अकड़ू और अड़ियल ही रहेंगे? बुद्धू, अगर हमने कहा कि हमें बात नहीं करनी तो आप हमें मनाइए। आदित्य ये सुनकर भौहें चढ़ाकर कहता है, अच्छा जी। काव्या जल्दी से हाँ में सिर हिलाकर कहती है, जी हाँ। बोलते हुए वो बच्चों जैसा मुंह बना लेती है। आदित्य अब फिर से बेड पर बैठता है और उसके गाल पर किस करके अपनी नाक को आव्या की नाक पर रगड़ते हुए कहता है, मेरी बददिमाग वाइफी, तुम्हारा ये बचपना कब खत्म होगा? काव्या अपनी टिमटिमाती आंखों से आदित्य को घूरने लगती है, क्योंकि आदित्य ने उसे फिर से बददिमाग कहा था। वहीं नीचे हॉल में सभी एक दूसरे से बातें करने में लगे हुए थे। स्वर्णा इस वक्त अंतरा से दोस्ती कर रही थी और अंतरा चुपचाप थी। स्वर्णा भी तो एक बच्ची जैसी ही थी, तो बस वो भी अंतरा को बच्ची समझकर दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी। तो वहीं अंतरा की नज़रें रुद्र और आव्या पर गड़ी हुई थी, जो किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे। दोनों के चेहरे पर सीरियसनेस थी, जिसे देखकर अंतरा को अच्छा लग रहा था कि रुद्र और आव्या लड़ रहे हैं। वो तो बस हमेशा से यही चाहती थी कि रुद्र और आव्या का रिश्ता अच्छा ना हो, भले दोनों की शादी हो जाए पर दोनों लड़ते रहें, ताकि रुद्र सिर्फ अंतरा को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे। अव्यान पूजा के बाद कुछ पल तो रुका, फिर वो फ़ोन पर किसी से बात करते हुए जाने लगता है। अव्यान को जाते देखकर प्रज्ञा जल्दी से एक कटोरी में खीर लेकर उसकी ओर बढ़ती है और उसे बुलाती है। अव्यान बाहर निकल चुका था। प्रज्ञा की आवाज़ सुनते ही वो रुक जाता है। प्रज्ञा जल्दी से उसके पास आकर कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं? अव्यान फ़ोन में कुछ टाइप करते हुए प्रज्ञा को देखकर कहता है, बहुत ज़रूरी काम आ गया, ऑफिस जा रहा हूँ। प्रज्ञा कहती है, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये लीजिए, ये खा लीजिए। इतना बोलते हुए प्रज्ञा एक चम्मच खीर उसकी ओर बढ़ाती है। अव्यान भी जल्दी से आगे बढ़कर खीर खा लेता है। प्रज्ञा फिर से एक चम्मच खीर बढ़ाती है, जिसे अव्यान प्रज्ञा के हाथ को पकड़कर उसे खिला देता है। प्रज्ञा अव्यान को देखते हुए खाने लगती है। अव्यान प्रज्ञा के गाल पर हाथ रखकर कहता है, अच्छे से नाश्ता कर लेना, ओके। इतना बोलते ही वो झुककर प्रज्ञा के गाल पर किस करता है। प्रज्ञा के गाल एकदम से लाल हो जाते हैं। अव्यान अब वहाँ से जाने लगता है तो प्रज्ञा जल्दी से कहती है, आप ऐसे ही ऑफिस जाएंगे? अव्यान नीचे देखता है, फिर कुछ सोचते हुए कहता है, कार में चेंज कर लूँगा। इतना बोलते ही अव्यान अब चला जाता है। प्रज्ञा उसे जाते हुए देखती रहती है। सब कुछ खत्म होने के बाद रुद्र के साथ उसकी फैमिली चली जाती है और सब अपने कमरे में चले जाते हैं, क्योंकि अब तक शाम हो चुकी थी। सभी बुरी तरह से थक चुके थे। स्पृहा कमरे में आते ही अपनी साड़ी उतारने लगती है। स्पृहा ने बस अपने कंधे का पिन ही खोला था कि उसे अचानक ही बहुत तेज चक्कर आ जाते हैं। स्पृहा गिरती उससे पहले ही उसे शौर्य संभाल लेता है। स्पृहा का सिर इतना घूमने लगा था कि धीरे धीरे उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगा था। शौर्य स्पृहा के गाल को थपथपाते हुए बुलाता है, बीवी, हे बीवी सुनो, क्या हुआ तुम्हें? शौर्य के चेहरे पर परेशानी थी। स्पृहा जैसे ही शौर्य के मुंह से बीवी सुनती है तो उसे बहुत सुकून मिलता है। अनजाने में ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। स्पृहा के सिर चकराने से शौर्य उसे पकड़ लेता है। शौर्य उसे संभालते हुए बेड पर लिटाता है, पर तभी स्पृहा बहुत ही धीमी आवाज़ में कहती है, ये साड़ी खोल दीजिए, हमें अच्छा नहीं लग रहा। शौर्य एक नज़र उसकी साड़ी को देखकर उसे खोल देता है। स्पृहा ब्लाउज और पेटीकोट में थी, उससे भी वो कंफर्टेबल नहीं थी। ये देखकर शौर्य दोनों को खोल देता है। इस दौरान उसकी नज़रें बस स्पृहा के चेहरे पर थी। स्पृहा को ये थोड़ा भी आइडिया नहीं था कि उसके साथ जो हो रहा है। शौर्य अपनी शर्ट उतारकर उसे पहनाता है और उसे बेड पर लिटा देता है। शौर्य अब स्पृहा के गाल पर हाथ रखकर पूछता है, बीवी अपनी आंखें खोलो। स्पृहा अपने सिर को हिलाकर कहती है, हमें सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। शौर्य ये सुनकर जल्दी से सर दर्द वाली दवाई उसे खिलाता है, फिर ठंडा तेल उसके बालों में लगाकर मालिश करने लगता है। स्पृहा आंखें बंद किए हुए दर्द से राहत को महसूस कर पा रही थी। कुछ देर तक दोनों के बीच कोई बात नहीं होती। स्पृहा अचानक ही उठकर शौर्य के सीने से लग जाती है। शौर्य उसे कन्फ्यूजन से देखता है। स्पृहा शौर्य के शर्टलेस सीने पर अपना हाथ रखकर कहती है, जैसे आप मेरी केयर करते हैं ना, पापा भी मेरी उसी तरह केयर करते थे। क्या हम मम्मी पापा को हमारी शादी में नहीं बुलाएंगे? ये सुनकर शौर्य की पकड़ स्पृहा से ढीली हो जाती है। वो उससे कहता है, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि हम दोनों शादी नहीं कर रहे, मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास छोड़ दूंगा। स्पृहा जब ये सुनती है तो वो सिर उठाकर शौर्य को कुछ देर तक देखती है, फिर उससे कहती है, आप चाहते हैं कि मैं आपसे दूर हो जाऊं, तो फिर ठीक है, मैं अभी मम्मी पापा के पास चली जाती हूँ। मैं अपने प्यार के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। इतना कहते हुए स्पृहा अपनी जगह से उठती है और खड़ी होती है। खड़े होते ही उसके कदम एकदम से लड़खड़ा जाते हैं। स्पृहा के लड़खड़ाते ही शौर्य उसे पकड़ लेता है। स्पृहा से खुद को दूर करते हुए कहती है, आप क्यों करीब आ रहे हैं? छोड़िए मुझे। आपको तो मुझे छोड़ना ही है ना, मुझसे दूर रहना है तो क्यों संभाल रहे हैं? छोड़िए मुझे। शौर्य को उसकी इस हरकत से थोड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि स्पृहा खुद को संभाल नहीं पा रही थी। शौर्य उसे बेड पर बिठाते हुए सख्ती से कहता है, चुपचाप बैठो यहाँ।
मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा, तो ये नहीं कि तुम जिद पर अड़ जाओ। तुम्हें क्या लगता है मेरे साथ रहना तुम्हारे लिए ईजी है? तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। तुम्हें मैं जितना अच्छा लगता हूँ मैं इतना हूँ नहीं। स्पृहा उसे अब चुपचाप देखने लगती है। शौर्य उसके गाल को सहलाते हुए कहता है, मैंने अपने परिवार को धोखा दिया है। कभी सोचा है मैंने तुम्हें कभी फ्यूचर में धोखा दे दिया तो तुम क्या करोगी? मैं यहाँ सिर्फ अपने गिल्ट की वजह से हूँ, वरना मैं यहाँ से कब का गायब हो जाता, किसी को भी ये पता नहीं चलता। स्पृहा शौर्य की बात सुन ही रही थी, तभी अचानक उसे वॉमिटिंग होती है। शौर्य ये देखकर परेशान हो जाता है। स्पृहा एकदम से बेड पर बेहोश होकर गिर जाती है। शौर्य जल्दी से उसे उठाते हुए बुलाता है, बीवी बीवी। स्पृहा अब आंखें नहीं खोलती तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है। शौर्य स्पृहा को अच्छे से लिटाता है, फिर जल्दी से कमरे से निकल जाता है। कुछ ही देर में आव्या शौर्य के साथ अंदर आती है। आव्या बेड पर बैठकर स्पृहा को चेक करती है। चेक करते हुए इसके एक्सप्रेशंस बहुत ही सीरियस हो जाते हैं। इस दौरान एक सर्वेंट आकर कमरे को साफ करके चली जाती है। आव्या स्पृहा के एक हाथ को पकड़कर शौर्य को देखते हुए कहती है, भैया क्या भाभी किसी स्ट्रेस में है? शौर्य बिल्कुल चुप रहता है। आव्या ये देखकर शौर्य को थोड़ा गुस्से से कहती है, देखिए अगर आप मुझे पूरी बात नहीं बताएंगे तो भाभी की जान खतरे में पड़ सकती है। स्पृहा की जान को खतरा सुनकर शौर्य का दिल डर से एकदम से धड़क उठता है। वो स्पृहा को एक पल देखकर आव्या को सारी बात बता देता है। शौर्य की बातों को सुनकर आव्या स्पृहा के चेहरे को देखती है, फिर शौर्य को देखकर बहुत ही सीरियस होकर कहती है, आपको पता भी है आप भाभी को कितनी बड़ी बीमारी का शिकार होने दे रहे हैं? हर पल रोना, हर पल दुख। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो इन्हें कैंसर हो सकता है। भैया आप इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? आपको अच्छी तरह से पता है कि इनकी उम्र कितनी कम है और इस उम्र में आप इनके जज्बातों के साथ खेल रहे हैं। अनबिलीवेबल, आप इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद ये कर रहे हैं। आवे जैसे जैसे बोलती जा रही थी, शौर्य की धड़कन बहुत तेज़ होती जा रही थी। आवे शौर्य पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगी थी। वो उठकर टेबल से चाकू उठाती है और शौर्य के पास जाकर उसे देते हुए गुस्से से कहती है, आप एक काम कीजिए, ये चाकू लीजिए और भाभी को मार दीजिए। रोज़ रोज़ तड़पाते हुए मारने से तो अच्छा है कि एक बार में ही ख़त्म कर दीजिए। अरे अगर आप अपने गिल्ट की वजह से ये सब कर रहे हैं तो अपने गिल्ट को अपने पास रखिए। गिल्ट में रहकर भाभी को तकलीफ देना बंद कीजिए। इतना बोलते हुए आव्या शौर्य को चाकू पकड़ा देती है और वो पकड़ भी लेता है। आपको उनका रोना नहीं दिखता, उनकी तकलीफ नहीं दिखती, उनका दर्द नहीं दिखता। आखिर कैसा प्यार है आपका? आप जैसे लड़कों की ना यही प्रॉब्लम होती है। पहले तो ज़बरदस्ती करके लड़की को रखो और जब उसे आपसे प्यार होने लगे तो उसे खुद का गिल्ट बोलकर दूर कर दो। आव्या का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा था और उसके मन में जो आ रहा था वो बस शौर्य को सुनाई जा रही थी। शौर्य बस आव्या को एकटक देखते हुए उसकी बातें सुन रहा था, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी उसे इस तरह से डांटा नहीं था, रुखसार ने भी नहीं। आव्या गुस्से से शौर्य पर फिर से चिल्लाती है, आपको पता भी है कि ऐसी सिचुएशन में लोग फ्रस्ट्रेट होकर आत्महत्या करने की भी कोशिश करते हैं। आप ये सब मत जानिए, आप बस अपने गिल्ट में रहिए। भाभी मर जाएंगी, फिर आप उस गिल्ट में रहिए कि आपकी वजह से वो मर गई। बहुत देर से शौर्य चुपचाप आव्या की बातों को सुन रहा था, लेकिन जैसे ही वो स्पृहा के मरने की बात बोलती है, शौर्य एकदम से आव्या की गर्दन पर चाकू रखकर बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, जस्ट शट अप। आव्या एकदम से चुप हो जाती है। आव्या अपनी गर्दन से सटी चाकू को देखती है, फिर शौर्य के चेहरे को देखती है जिस पर गुस्सा साफ दिख रहा था। शौर्य गुस्से से आव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, इस वक्त अगर तुम्हारी जगह अगर कोई और होता ना तो जान ले लेता मैं उसकी। आव्या शौर्य के चेहरे को चुपचाप देखती है, क्योंकि अगर उसने मुंह खोला तो उसे कट लग सकता था। शौर्य उसी तरह से गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे मज़ा आ रहा है उसे ऐसे देखकर? जो दिखता है ना वो होता नहीं है। जो लड़की मेरी दीवानगी बनी है उसे क्या लगता है मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगा? पहले मैं उसे ज़बरदस्ती से रखता था, और अगर अब भी वो नहीं मानती तो अब भी मैं उसे ज़बरदस्ती से अपने करीब रखता, क्योंकि पागल हूँ मैं उसके लिए। मैं उसे एक पल भी नहीं देखता तो जान निकल जाती है मेरी। मैं उससे दूर रहने का बस नाटक कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी जान खतरे में है। कल तुम जिस वजह से मौत के करीब जाने वाली थी, अगर मैं उसके करीब गया तो उसकी भी यही हालत होगी, और मैं उसे इस हालत में इमेजिन भी नहीं कर सकता। बोलते हुए शौर्य अपनी आंखें बंद कर लेता है, फिर आव्या की गर्दन से धीरे से चाकू हटा लेता है। आव्या गहरी सांस लेने लगती है। आव्या शौर्य की बात से कन्फ्यूज थी। शौर्य चाकू की धार को देखते हुए अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालकर जलाता है। उसके कश लेते हुए बहुत ही गौर से उस चाकू को देखता है। आव्या बहुत धीमी आवाज़ में कहती है, आप जो भी कर रहे हैं या जिस भी वजह से कर रहे हैं, उनसे तो भाभी की तबीयत बिगड़ रही है ना। अगर ऐसा ही होता रहा तो सच में उन्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। शौर्य बहुत सीरियस होकर कहता है, तुम जाओ यहाँ से, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। और हाँ, तुम भी कोई भी कुछ भेजे तो मत लिया करो। बाय द वे, डांटने के लिए थैंक यू। आव्या उसकी लास्ट लाइन सुनकर हैरान हो जाती है। आव्या के मुंह से एकदम से निकलता है, व्हाट? शौर्य सिगरेट को स्ट्रॉ में डालकर कहता है,
आई थिंक तुम बहरी नहीं हो, सो जो तुमने सुना मैंने वही कहा। आव्या शौर्य को अजीब तरह से देखते हुए जाने लगती है। उसके भाइयों में शौर्य सबसे बड़ा भाई था। आव्या ने कभी नहीं सोचा था कि उसका सबसे बड़ा भाई इतना अजीब किस्म का होगा। उसने पहले तो शौर्य से बात नहीं की थी, पर आज उससे बात करके आव्या को सच में बहुत अच्छा फील हो रहा था। आव्या बाहर निकलकर एक नज़र शौर्य के कमरे को देखती है, फिर अपने आप ही उसके होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। आव्या के जाने के बाद शौर्य इस्प्रहा के पास आता है और उसे बहुत करीब से जुनूनियत भरी नज़रों से देखता है। शौर्य उसे बहुत गौर से देखते हुए उसके होठों को धीरे धीरे सहलाता है और पागलपन भरी आवाज़ में कहता है, बीवी तुम बहुत बोल्ड हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। सिर्फ ये प्रॉब्लम खत्म होने दो, फिर मैं तुम्हें अपने जिस्म में ऐसे कैद करूंगा कि तुम दूर होने का मौका तक नहीं मिलेगा। इतना बोलते ही वो अपने होठों को उसके होठों के बहुत करीब ले जाता है, लेकिन दोनों के होंठ एक दूसरे को छू पाते उससे पहले ही शौर्य अपनी जगह पर ही रुक जाता है। रुककर वो उसके होठों को शिद्दत से देखते हुए कहता है, तुम्हारी मर्जी के बगैर मैंने ना तो तुम्हें पहले कभी छुआ है और ना ही कभी छूऊंगा, लेकिन जिस पल तुम्हारी मर्जी होगी उस पल मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। तुम्हें हर पल हर दम हमेशा खुद के करीब करके रखूंगा, इतना कि तुम छूटने की कोशिश करोगी लेकिन छूट नहीं पाओगी। शौर्य उसके गुलाबी होठों से खुद के होठों को दूर करता है और उसके माथे पर किस करके कहता है, माई इनोसेंट बीवी। शौर्य इस्प्रहा को अब अच्छे से कंबल से कवर करता है। इस्प्रहा भी नींद में कंबल को कसकर पकड़ लेती है। इतना करते ही वो कुछ पल उसके छोटे से चेहरे को देखता है और फिर कमरे से निकल जाता है। टेरेस पर अव्यान इस वक्त टेरेस पर खड़ा था। शौर्य उसके पास खड़ा हो जाता है। अव्यान के हाथ में इस वक्त सिगरेट थी। अव्यान स्मोक करते हुए सामने की ओर देख रहा था। कुछ वक्त बाद वो सिगरेट शौर्य की ओर बढ़ाता है। शौर्य सिगरेट लेकर स्मोक करते हुए कहता है, अप्रीता और अंतरा दोनों उसका मोहरा बनने के काबिल हैं। आई थिंक अप्रीता बन गई है। रुद्र से कहो कि अंतरा को संभाल कर रखे। अंतरा हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है क्योंकि उसमें रुद्रांश का खून और नेचर दोनों है। अव्यान बहुत ही गहराई से अंधेरे को देखते हुए कहता है, डोंट वरी, रुद्र ऑलरेडी अपना काम कर रहा है। शादी से पहले तो कुछ हो नहीं सकता, शादी के बाद देखा जाएगा, या फिर शादी में। सबसे बड़ा टारगेट तो रैबिट है। एक हमला हो चुका है उस पर, यह भी रुद्रांश की तरह ही बहुत शातिर है। शौर्य सिगरेट को अव्यान की ओर बढ़ाते हुए कहता है, उसी का खून है। वो तो जानवर था पर ये हैवान है। अव्यान एक नज़र सिगरेट को देखता है, फिर शौर्य के हाथ से लेकर एक बार स्मोक करके फेंक देता है। अव्यान अब वहाँ से जाते हुए कहता है, दादी को स्मोकिंग नहीं पसंद, उन्होंने देख लिया तो बहुत सुनाएंगी। शौर्य सुनकर तुरंत कहता है, नानी का इतना खौफ, वो भी मिस्टर अव्यान सिंघानिया को। अव्यान तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, आई थिंक आपको भी होना चाहिए मिस्टर शौर्य खन्ना, अगर बेलन की मार से बचना है तो। इतना बोलते हुए अव्यान मुड़कर एक नज़र शौर्य को देखता है। शौर्य के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। अव्यान अब कहता है, गुड नाइट बिग ब्रदर। इतना बोलते ही वो मुड़कर जाने लगता है। शौर्य से जाते हुए देखकर खुद ही जवाब देता है, गुड नाइट अयान। रात के करीब 10 बजे कमरे का दरवाज़ा खुलता है और अव्यान कमरे के अंदर आता है। वो दरवाज़ा बंद करके बेड की ओर बढ़ जाता है। प्रज्ञा इस वक्त बेड पर बैठी हुई कान में ईयरफोन लगाए मूवी देख रही थी। उसे अव्यान के आने की खबर बिल्कुल भी नहीं थी। अव्यान जाकर बेड पर बैठता है, तब जाकर प्रज्ञा को अव्यान दिखता है। प्रज्ञा एक नज़र अव्यान को देखकर फिर से मूवी देखने लगती है, पर एकदम से उसे कुछ याद आता है और वो फिर से सिर उठाकर अव्यान को देखती है। अव्यान को देखकर प्रज्ञा की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो अपने कान से ईयरफोन निकालकर अव्यान से कहती है, आपने ड्रिंक की है। अव्यान की आंखों से नशे का साफ पता चल रहा था। अव्यान शौर्य से बात करने के बाद ड्रिंक करने के लिए चला गया था। अव्यान प्रज्ञा के गाल पर हाथ रखकर कहता है, नशा तो तब से चढ़ा है जब से इन होठों ने मेरे होठों को छुआ है। जब से छुआ है तलब इतनी बढ़ गई है कि हर पल इसके रस को निचोड़कर पीने का मन करता है। बोलते हुए अव्यान प्रज्ञा के होठों को सहला रहा था। प्रज्ञा अव्यान की नशीली आंखों में देखते हुए कहती है, आप रुकिए, मैं ना पोयल मम्मा और दादी को बताकर आती हूँ कि आपने ड्रिंक की है। प्रज्ञा जल्दी से बेड से उठती है और जाने लगती है, पर अव्यान एकदम से प्रज्ञा को खींच लेता है। प्रज्ञा सीधे उसके ऊपर गिर जाती है। अव्यान प्रज्ञा के चेहरे को छूते हुए कहता है, हस्बैंड जब रोमांस करने के मूड में हो तो वाइफ को बीच में अपनी ज़बान नहीं चलानी चाहिए। प्रज्ञा अपनी टिमटिमाती आंखों से अव्यान को देखती है और एकदम से परेशान होकर मन ही मन कहती है, रोमांस? प्रज्ञा आज तो तू गई, जब होश में होते हैं तभी इतने वाइल्ड हो जाते हैं, नशे में ये तो तुझे मार ही डालेंगे। प्रज्ञा ये सब कुछ सोचकर थोड़ी डर रही थी, क्योंकि उसे पता था अव्यान सुबह उसे चलने लायक नहीं छोड़ेगा। प्रज्ञा डर से अपनी लार गटकते हुए अव्यान से कहती है, आज नहीं,
आज मुझे बहुत नींद आ रही है। एक काम करते हैं, हम लोग कल रोमांस करते हैं। कल मैं आपको बिल्कुल भी मना नहीं करूँगी। अव्यान प्रणया के हिलते हुए होठों को अपनी नशीली आंखों से देख रहा था। उसे उसके होंठ बहुत ज़्यादा रसीले लग रहे थे। अव्यान अपनी नशीली आवाज़ में उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, नींद अपने आप भाग जाएगी। और कल क्यों करना, तुम्हें तो पता ही है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी के अभी कर। इतना बोलते ही अव्यान प्रणया को झटके से बेड पर लिटाता है। प्रणया अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है, आप मुझे बहुत परेशान करेंगे और आप मुझे बहुत थका भी देंगे, कल शॉपिंग पर भी जाना है। प्रणया के इतना बोलते ही अव्यान उसके होठों पर उंगली रख देता है। अव्यान उसे चुप कराते हुए कहता है, श्श, बिल्कुल चुप, तुम्हारे मुंह से अब कोई आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए, सिवाय मेरे प्यार के। प्रणया अव्यान को बहुत ही मासूमियत से देखती है। अव्यान प्रणया को ऊपर से हटता है और अपनी शर्ट के एक एक बटन खोलते हुए प्रणया को देखता रहता है। प्रणया अपनी आंखें बंद करके खुद से ही मन कहती है, हे भगवान, ये तो पूरे मूड में है। तुझे भी क्या ज़रूरत थी इस वक्त मूवी देखने के लिए जागने की। अगर इनके आने से पहले सो जाती तो आराम से सुबह उठती और शॉपिंग पर जाती। अब रात भर जागने के लिए तैयार हो जा, सुबह नींद भी पूरी नहीं होगी, आंखों के नीचे काले काले डार्क सर्कल्स भी दिखेंगे और लव बाइट, पता नहीं ये आज मुझे कितने लव बाइट्स देंगे। प्रणया अपने मन में ये सब बोलती ही जा रही थी। वो अपने मन की बातों में इतनी खोई थी कि उसे तो ये भी पता नहीं चला कि अव्यान ने उसकी नाइटी उतारकर फर्श पर फेंक दी। अव्यान अब प्रणया के हर एक अंग को अपने होठों से छू रहा था। ये महसूस होते ही प्रणया सिहर उठती है। प्रणया अपने दोनों हाथ से तकिए को कसकर पकड़ लेती है। प्रणया की सांसें बहुत तेज हो चुकी थी, उसका दिल भी बहुत तेजी से धक धक कर रहा था। अव्यान नीचे से उसके बदन को चूमते हुए ऊपर आ जाता है। चूमने के साथ वो हर जगह लव बाइट्स भी दे रहा था, जिससे प्रणया की मदोशी भरी आहें निकल रही थी। प्रणया की आवाज़ से अव्यान और भी ज़्यादा उत्तेजित हो रहा था। वहीं प्रणया भी अब मदहोश होने लगी थी। अव्यान अब प्रणया के हाथ को तकिए से छुड़ाता है और अपनी उंगलियों के बीच उसकी उंगलियां फंसा लेता है। अव्यान अब प्रणया की गर्दन पर बाइट करता है, जिससे प्रणया की एकदम से सिसकी निकल जाती है। अव्यान प्रणया की उस काटी जगह को धीरे से अपनी जीभ से लिक करता है, जिससे प्रणया के हाथों की पकड़ अव्यान के हाथों पर कस जाती है। अव्यान प्रणया के चेहरे को देखते हुए उसके गाल पर धीरे से किस करता है। प्रणया जल्दी से अपनी आंखें खोलती है तो देखती है अब अव्यान उसके होठों को किस करने के लिए बढ़ रहा था। प्रणया अपने मुंह को तुरंत उसकी ओर हटा लेती है और बिल्कुल बच्ची जैसी आवाज़ में कहती है, लिप्स पर नहीं, आपने ड्रिंक की है, मुझे उसकी स्मेल आ रही है, मेरे मुँह में भी ड्रिंक की स्मेल आएगी। मैं छोटी हूँ ना, तो ड्रिंक मेरे लिए हानिकारक है। प्रणया के ये बोलने पर अव्यान के हाथ उसकी कमर को सहलाने लगते हैं। प्रणया मदहोश होकर अपनी आंखें बंद करती है। अव्यान उसके कान के बिल्कुल पास जाकर कहता है, नशे में और नशा मिल जाए तो नशा होने का अलग ही मज़ा है, और इन होठों के बिना ना कोई नशा है और ना ही कोई मज़ा। अव्यान एक हाथ से प्रणया के चेहरे को अपनी ओर करता है। प्रणया होठों को जल्दी से पाउट बनाकर नाम में सिर हिलाती है। अव्यान ये देखकर उसके गाल को खींचते हुए कहता है, लिटिल गर्ल, ऐसे पाउट बनाकर तुम बहुत ही क्यूट लग रही हो, लेकिन अभी नहीं, अच्छे बच्चे की तरह अपना मुंह खोलो। प्रणया फिर से जल्दी में नाम में सिर हिलाती है। इस वक्त प्रणया को अव्यान के मुंह से बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही थी। अव्यान अपने हाथ प्रणया की बॉडी पर रेंगते हुए उसकी कमर पर एकदम से गुदगुदी करता है। प्रणया हंसते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं। प्रणया जैसे ही मुंह खोलती है, अव्यान बिना एक पल भी वक्त गवाए उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। प्रणया छूटने की कोशिश करती है पर कर नहीं पाती। अव्यान प्रणया को पूरी तरह से जकड़कर पैशनेटली किस करता है। प्रणया अपनी आंखें बंद करती है और अव्यान के बालों को पकड़ लेती है। अव्यान बहुत ही एग्रेसिवली प्रणया के होठों को किस कर रहा था, जैसे वो उसके होठों को खा रहा हो। प्रणया को अब ड्रिंक की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। ड्रिंक की स्मेल जैसे कहीं गायब हो गई थी। प्रणया की आंखें बंद थीं और वो चुपचाप अव्यान के किस को एंजॉय कर रही थी। अव्यान की प्रणया को पाने की बेताबी बढ़ रही थी। वो किस करते हुए ही बाकी बड़े बचे कपड़े भी प्रणया के बदन से हटा देता है। आज अव्यान नहीं रुकने वाला था। आज वह प्रणया को नशे में अपना पूरा प्यार दिखाने वाला था। प्रणया अव्यान के हर एक मूव से अंदर ही अंदर डर रही थी। कुछ ही पलों में फर्श पर अव्यान के भी कपड़े गिर जाते हैं। अव्यान अपनी गहरी गर्म सांसें प्रणया के कान में छोड़ते हुए बहुत ही सिडक्टिव आवाज़ में कहता है, रेडी फॉर माई लव लिटिल गर्ल। प्रणया ये सुनकर नर्वस होकर अपनी आंखें खोलती है। वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने ही वाली थी, तभी उसे बहुत तेज़ दर्द होता है। प्रणया चीख पड़ती है, उसकी आंखों के आंसू बह जाते हैं। अव्यान प्रणया के चेहरे को देखता है। प्रणया दर्द भरी मासूम आवाज़ में कहती है, बहुत दर्द हो रहा है। अव्यान ने बहुत तेज़ी से उसे अपने साथ जोड़ा था। इस वजह से प्रणया को बहुत दर्द हो रहा था। अव्यान नशे में था पर उसे थोड़ा होश था। वो प्रणया के दर्द को देख सकता था, लेकिन नशे में होने की वजह से वो खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था।
अव्यान प्रणय की कमर को पकड़कर पूरा सटा लेता है। अव्यान प्रणय के होठों पर लाइट किस करके कहता है, धीरे धीरे करूँगा, ठीक है। प्रणय अपनी पलकें धीरे से झपकाती है। अव्यान ने जैसा कहा था वो प्रणय के साथ पहले बहुत ही सॉफ्ट होता है। प्रणय अव्यान के सॉफ्ट प्यार को बहुत ही इंजॉय कर रही थी, लेकिन अव्यान का नशा अब धीरे धीरे उसके सिर पर चढ़ जाता है। वो प्रणय को प्यार करने में पूरी तरह से गुम हो जाता है और कब उसकी सॉफ्ट प्यार वाइल्ड हो जाता है उसे पता तक नहीं चलता। प्रणय उसकी वाइल्डनेस की वजह से अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और उसकी पीठ पर अपने लंबे नाखूनों को धंसाने लगती है। प्रणय के लिए ये रात हसीन नहीं बल्कि बस दर्द से भरी हुई थी। प्रणय अव्यान को रोकने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। वो उसके दर्द भरे प्यार को शांति से महसूस कर रही थी। इस दौरान उसके आंसू आंखों के कोनों से बहते जा रहे थे, जिसे अव्यान वक्त पर वक्त अपने होठों से पी रहा था। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए एक शरीर दिख रहे थे। अव्यान अपना प्यार प्रणय को दिखाता गया, उसे अपने प्यार के समुद्र में डुबोता गया। प्रणय को अब धीरे धीरे नींद आ जाती है और वो अव्यान के प्यार को महसूस करते हुए सो जाती है। अगली सुबह के करीब 9 बजे सूरज की रोशनी पर्दों की वजह से बहुत ही धीमी मात्रा में अंदर आ रही थी। थोड़ी रोशनी में फर्श पर बिखरे कपड़े दिख रहे थे। दोनों के ऊपर एक सफ़ेद चादर थी जो दोनों को ढके हुए थी। अव्यान पेट के बल लेटा था और उसके हाथ प्रणय की कमर को पकड़े हुए थे। प्रणय का चेहरा उसके बालों से छिपा हुआ था। दोनों थके हुए सुकून की नींद में थे, तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है। कल रात नशे में अव्यान को होश ही नहीं था कि उसने दरवाज़ा बंद तो कर दिया था, लेकिन लॉक करना भूल गया। इस वक्त दरवाजे के पास रुद्र खड़ा था और फर्श पर पड़े कपड़ों को बिना भाव के देख रहा था। रुद्र खड़ा ही था, तभी बाहर से आवाज़ आती है, रुद्र, दोनों उठ गए क्या? इतना बोलते हुए आव्या अंदर आती है। वो सामने देखती उससे पहले ही रुद्र आव्या की आंखों को बंद कर देता है। रुद्र, ये क्या कर रहे हो? आव्या बोलते हुए उसके हाथ को अपनी आंखों से हटाने की कोशिश करती है। रुद्र आव्या को खींचते हुए कमरे से बाहर निकालता है और बहुत जोर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। रुद्र आव्या की आंखों से हाथ हटाता है तो आव्या उसे घूरते हुए कहती है, क्या छुपा रहे हो मुझसे? रुद्र बिना भाव के कहता है, जो तुम्हारे भाई को छुपाना चाहिए। आव्या कंफ्यूज होकर रुद्र को देखती है। दोनों इस वक्त दरवाजे के पास ही थे। आव्या कंफ्यूज होकर कहती है, क्या कह रहे हो? भाई को क्या छुपाना चाहिए? तुम हटो सामने से, मुझे देखना है। रुद्र आव्या को देखते हुए कहता है, ठीक है, जाओ देख लो तुम्हारा भाई किस तरह बेबी लाने का प्रोसेस कर रहा है। इतना कहते ही रुद्र साइड हो जाता है। आव्या रुद्र की बात को जैसे ही समझती है तो हैरान हो जाती है। रुद्र आव्या को हैरानी में देखते हुए कहता है, बेबी गर्ल क्या हुआ? जाओ देखो। आव्या दरवाजे को देखती है और जल्दी से नाव में सिर हिलाकर कहती है, मुझे नहीं देखना। आव्या इतना बोलते ही वहाँ से भाग जाती है। रुद्र आव्या को जाते हुए देखता है, फिर दरवाजे को देखकर अपना फ़ोन निकालकर अव्यान को कॉल करता है। फ़ोन की रिंग से अव्यान की नींद टूट जाती है तो वहीं प्रणय कसमसाते हुए अव्यान के और करीब आ जाती है। अव्यान बिना अपनी आंखें खोले फ़ोन को टेबल से उठाकर अपनी नींद भरी आवाज़ में कहता है, हेलो। अव्यान जैसे ही कॉल रिसीव करके हेलो बोलता है, इधर रुद्र उससे कहता है, मुझे एक कमरा मिला है जिसका दरवाज़ा लावारिस की तरह खुला हुआ है और उसके अंदर बेड के नीचे किसी के कपड़े मिले हैं जो लावारिस की तरह गिरे हुए हैं। अव्यान नींद में था तो वो नींद भरी आवाज़ में थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, क्या लावारिस लगा रखा है? सुबह सुबह नशा कर लिया है क्या? क्या बकवास कर रहा है? रुद्र दरवाजे पर हाथ रखकर कहता है, उन लावारिस कपड़ों में एक ब्लू शर्ट, एक ब्लैक पैंट और अंडरवियर भी है, एंड यस, ब्रा भी दिख रही है। रुद्र जैसे ही ये कहता है अव्यान अपनी आंखें झट से खोलता है। अव्यान नज़रें नीचे करके देखता है तो उसकी भौहें चढ़ जाती हैं। अव्यान फ़ोन को एक नज़र देखता है, तूने मेरे कमरे में कैमरा लगाया है? रुद्र झट से दरवाज़ा खोलता है। अव्यान की नज़र भी उस पर चली जाती है। रुद्र फ़ोन को अपने मुंह के सामने करते हुए कहता है, जब तू ही लाइव दिखा रहा है तो मेरी आंखों का क्या कसूर? बाय द वे, हमें कहीं जाना है, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। इतना बोलते ही रुद्र दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। अव्यान गहरी सांस लेकर प्रणय को देखता है जो उससे चिपक कर सो रही थी। अव्यान प्रणय के बालों को चेहरे से हटाता है। बालों को हटाते ही अव्यान की नज़र प्रणय की गर्दन पर चली जाती है जहां उसके काटने के निशान साफ तरीके से दिख रहे थे। प्रणय की गर्दन पर लव बाइट्स के निशान अब काले पड़ चुके थे। प्रणय की गर्दन और कई जगह लव बाइट्स के निशान थे। अव्यान बहुत ही धीरे से उसे छूता है तो नींद में ही प्रणय का चेहरा दर्द से भर जाता है। अव्यान ये देखकर उसे धीरे से किस करता है। अव्यान बड़े ही प्यार से प्रणय के माथे पर किस करता है और नीचे से अपनी पैंट उठाकर पहन लेता है। अव्यान प्रणय को अच्छी तरह से कवर करता है और खुद वॉशरूम चला जाता है। कुछ 1 घंटे में ही अव्यान रेडी होकर कमरे से निकल जाता है। नीचे आव्या रुद्र के गले में बाहें डाले हुए बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह लटक रही थी। आव्या मासूम सा चेहरा बनाए कहती है, रुद्र प्लीज चलो ना मेरे साथ। रुद्र आव्या के क्यूट चेहरे को बहुत ही गौर से देख रहा था। आव्या इस वक्त रुद्र को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाने के लिए कह रही थी। रुद्र आव्या के दोनों कमर पर हाथ रखकर कहता है, सॉरी बेबी गर्ल, बट आज मुझे काम है। आव्या बच्चों जैसा मुंह बनाकर कहती है, तुम मेरे लिए एक काम नहीं छोड़ सकते? चलो ना प्लीज चलो, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। बोलते हुए वो बच्चों जैसे रोने लगती है। आवाज़ निकालती है पर रोती नहीं। रुद्र आव्या की कमर को पकड़कर खुद से पूरी तरह से सटा लेता है।
आव्या अपनी मासूम आंखों की पलकें झपकाते हुए उसे देखती है। रुद्र आव्या के होठों को छूते हुए कहना है, यू नो यू बिहेव लाइक अ स्मॉल बेबी गर्ल। आव्या फिर से मासूमियत से कहती है, रुद्र प्लीज ना, चलो ना। रुद्र अब आव्या के गाल पर हाथ रखकर कहता है, तुम्हारी ये बच्चों जैसी हरकतों की वजह कौन है? मेरी सासू माँ। आव्या उसके ऐसे सवाल करने पर जोर से कहती है, रुद्र तुम जा रहे हो या नहीं? रुद्र बहुत ही सॉफ्ट आवाज में कहता है, बेबी गर्ल को गुस्सा आ रहा है। अच्छा ये बताओ मैं वहां जाकर क्या करूंगा? आव्या सोचते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि मैं मम्मा डैडा की पसंद का लहंगा पहनूं और तुम्हारी पसंद की ज्वेलरी, और सारी ज्वेलरी का पेमेंट तुम्हें करना है, क्योंकि वो सारी ज्वेलरी तो मैं तुम्हारे घर ही लेकर जाऊंगी ना। रुद्र अपनी पॉकेट से 3 क्रेडिट कार्ड निकालकर आव्या को देते हुए कहता है, ये लो, तुम्हें जितनी भी शॉपिंग करनी है करो, ये भी कम पड़ जाए तो मुझे एक कॉल कर देना, मैं और भिजवा दूंगा। अब खुश बेबी गर्ल। बोलते हुए वो आव्या के गाल पर धीरे से किस कर लेता है। आव्या तीनों कार्ड्स को देखती है, फिर उसे रुद्र की पॉकेट में रखकर मुंह भुलाकर कहती है, मुझे शॉपिंग पर जाना ही नहीं है। इतना बोलते ही वो रुद्र से दूर होकर जाने लगती है, पर तभी रुद्र एकदम से उसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। आव्या मुंह फुलाए सिर झुका लेती है। रुद्र आव्या की चिन को पकड़कर ऊपर करता है। आव्या दूसरी ओर देखने लगती है। रुद्र ये देखकर धीरे से स्माइल करता है और फिर उसके गाल को सहलाते हुए कहता है, तुम जाओ, मैं 3 घंटे बाद पहुंच जाऊंगा। आव्या रुद्र के हाथ को झटकते हुए गुस्से से कहती है, जहाँ जा रहे हो वहीं पर रह जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है और मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे कोई शादी नहीं करनी। रुद्र ये सुनकर आव्या को छोड़ देता है और कहता है, ठीक है फिर जाओ, घर में आराम करो, बेबी प्रिंसेस की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, मतलब हो जाएगी। इतना बोलते ही रुद्र अव्यान को कॉल करता है और जाते हुए कहता है, फिर से इंटीमेट हो रहा है क्या? कहाँ रह गया, जल्दी आ। अव्यान जो अभी अभी घर से निकला था वो रुद्र की ओर बढ़ते हुए कहता है, बकवास बंद कर, सारी इन्फॉर्मेशन सही है ना? रुद्र बात करते हुए कार की ओर बढ़ चुका था, तो वहीं आव्या अब अपनी नम आंखों से रुद्र को जाते हुए देख रही थी। अव्यान कार में जाकर बैठ जाता है। रुद्र आव्या को देखने के लिए मुड़ता है, तभी आव्या दौड़ती हुई झटके से रुद्र के गले लग जाती है। इस झटके से रुद्र कार से सट जाता है। आव्या रोते हुए उससे कहती है, तुम बहुत बुरे हो। रुद्र आव्या के चेहरे को देखता है। उसकी आंखों से इस वक्त आंसू बह रहे थे, क्योंकि रुद्र तुरंत शादी तोड़ने के लिए मान गया। रुद्र आव्या के आंसुओं को पोंछता है और उसके माथे पर किस करके कहता है, मैं जल्दी पहुंचने की कोशिश करूंगा। एंड हाँ, ये याद रखना, तुम्हारी जान से ज़्यादा मेरे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही शादी और ना ही शॉपिंग। आव्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों की पलकों को झपकाते हुए रुद्र को देखती है। रुद्र अब कार का दरवाज़ा खोलता है और बैठ जाता है। मिरर नीचे था। आव्या रुद्र की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहती है, अपना क्रेडिट कार्ड तो मुझे देकर जाओ। रुद्र अव्यान को देखकर कहता है, कैसा भाई अरे तू, अपनी बहन से ऐसे काम करवा रहा है। अव्यान पहले रुद्र को घूरता है, फिर आव्या को देखकर कहता है, रैबिट, मैंने ऑलरेडी मम्मा को अपना सारा क्रेडिट कार्ड्स दे दिया है तुम्हारी शॉपिंग के लिए। आव्या अव्यान को देखकर जल्दी से कहती है, मुझे पता है भाई, आप मेरी शॉपिंग पर कोई कमी नहीं आने दोगे, बट मुझे रुद्र का भी चाहिए। अव्यान पूछने ही वाला होता है कि क्यों चाहिए, उससे पहले ही रुद्र आव्या को अपना क्रेडिट कार्ड देते हुए कहता है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना। आव्या खुश होकर जल्दी से उसके क्रेडिट कार्ड लेती है। कार अब वहां से जाने लगती है। रुद्र अव्यान को देखकर कहता है, वैसे तू कितनी देर तक इंटीमेट होता है और भाभी कब तक सेटिस्फाइड हो जाती है? अव्यान रुद्र को घूर कर देखता है। आगे बैठा ड्राइवर और रोनी ये सुनकर खुद ही शर्मा जाते हैं। वहीं घर में सभी शॉपिंग के लिए रेडी हो चुके थे। सभी निकलने के लिए तैयार थे। काव्या प्रज्ञा को मिसिंग देखकर कहती है, ये प्रज्ञा कहाँ है? आव्या जल्दी से जवाब देती है, मम्मा कल रात आपने अयान ने भाभी को बुरी तरह से थका दिया, इसीलिए वो अभी तक सो रही हैं। काव्या आव्या को घूरते हुए कहती है, आपको कुछ ज़्यादा ही पता है इसके बारे में। श्रेष्ठा बीच में ही कहती है, चलो बहुत लेट हो गया है, वैसे भी प्रज्ञा को ब्राइडल शॉपिंग नहीं करनी है, वो कभी भी कर लेगी। सभी श्रेष्ठा की बातों से सहमत होते हैं। सभी शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। शौर्य स्प्रहा को गोद में लेकर बाहर जा रहा था। स्प्रहा ने उसकी शर्ट को कसकर पकड़ा हुआ था और वो शौर्य को ही देख रही थी। शौर्य बिना उसे देखे कहता है, अभी भी तबीयत थोड़ी ठीक हुई है, एक ही जगह पर बैठकर शॉपिंग करना। स्प्रहा उसे देखते हुए कहती है, जब हमारी शादी नहीं हो रही तो मैं क्या शॉपिंग करूंगी? शौर्य उसके चेहरे के करीब जाकर कहता है, कभी ना कभी तो होगी ही, किसी के साथ, उसकी ही शॉपिंग कर लेना। ये सुनकर स्प्रहा का मुंह उदासी से छोटा सा हो जाता है। शौर्य उसे ऐसे देखकर मन ही मन कहता है, जी तो करता है तुम्हारे इस मुंह को अपने मुंह में भर लूं, इसे इजाजत ही ना दूं तुम्हें उदास कराने की। शौर्य स्प्रहा को कार में बिठाता है और ड्राइवर को ड्राइव करने का इशारा करता है। स्प्रहा खिड़की से बाहर नज़ारों को देखने में बिजी हो जाती है। वहीं दोपहर के 12:30 बजे प्रज्ञा की नींद खुलती है। प्रज्ञा अपनी आंखें बहुत ही धीरे धीरे खोलती है
आंखें खुलते ही वो बेड पर देखती है जहाँ इस वक्त कोई भी नहीं था। प्रज्ञा अकेली बेड पर लेटी हुई थी। उसे नीचे फर्श पर अपने कपड़े दिखते हैं जो बिखरे हुए थे। बिखरे कपड़ों को देखकर प्रज्ञा को कल रात की याद आती है। प्रज्ञा अपनी आंखों को मलते हुए उठकर बैठ जाती है। वो चादर को धीरे से हटाकर देखती है तो उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। प्रज्ञा गहरी सांस लेकर अच्छी तरह से चादर को पकड़ लेती है और अपने पैरों को बेड के नीचे उतारती है। प्रज्ञा नीचे पैर को रखकर जैसे ही खड़ी होती है उसकी दर्द से चीख निकल जाती है। प्रज्ञा वहीं बेड पर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। प्रज्ञा फिर से खड़ी हो जाती है और अपनी आंखें कसकर बंद करके दर्द को संभाल कर खड़ी होती है। प्रज्ञा बहुत मुश्किल से वॉशरूम जाती है। वॉशरूम में जाकर वो देखती है तो अव्यान ने उसके लिए बाथटब में गर्म पानी रखा हुआ था। ये देखकर प्रज्ञा दर्द में भी धीरे से मुस्कुराती है और चादर हटाकर बाथटब में लेट जाती है। गर्म पानी से उसे बहुत ज़्यादा राहत मिल रही थी। प्रज्ञा आंखें बंद करके बहुत देर तक लेटी रहती है, फिर शार लेती है। दीवार पर उसे एक चिट मिलती है जिसमें लिखा था, सॉरी, मैं नशे में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा, आई नो, बट वो ये दवा ले लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये इस चिट के साथ दवाई रखी थी। प्रज्ञा दवाई को लेकर दर्द हो रहा है जगह पर लगाती है। फिर से उसे चिट मिलता है, पैंटी मत पहनना वरना और ज़्यादा दर्द होगा। तुम्हारे लिए मैंने एक ड्रेस रखी है, उसे ही पहनना। प्रज्ञा चिट देखने के बाद ड्रेस देखती है। वो एक ब्लैक कलर का गाउन था। प्रज्ञा मुस्कुराते हुए चिट पर किस करती है, फिर वो गाउन पहन लेती है। प्रज्ञा अब कमरे से बाहर निकल जाती है तो उसे टेबल पर नाश्ता दिखता है जिसके साथ दवाई और चिट भी, जो अभी अभी सर्वेंट अव्यान के कहने पर छोड़कर गई थी। प्रज्ञा सोफे पर बैठकर पहले चिट पढ़ती है, खाने के बाद दवाई ले लेना, सारा दर्द कुछ मिनटों में ही खत्म हो जाएगा। प्रज्ञा फिर से चिट को किस करती है और नाश्ता करके दवाई ले लेती है। प्रज्ञा अब नीचे गिरे कपड़े उठाकर वॉशरूम ले जाती है और बाहर आकर बेड पर बैठ जाती है। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है। प्रज्ञा जल्दी से फ़ोन ऑन करके देखती है, उस पर अव्यान का मैसेज था, अब रेस्ट कर लो, मैं शाम तक आ जाऊंगा, फिर हम डिनर करने चलेंगे। आई एम सॉरी एंड आई लव यू। प्रज्ञा ये देखकर मुस्कुराते हुए मैसेज टाइप करती है, आई लव यू सो मच। इतना करते ही वो बेड पर लेटती है, पर एकदम से ही उसे कुछ ख्याल आता है। प्रज्ञा सोचते हुए खुद से ही कहती है, एक मिनट, आज तो मैं कहीं जाने वाली थी ना। इतना बोलते हुए एकदम से उसे याद आता है कि वो आज शॉपिंग करने जाने वाली थी, वो भी पूरी फैमिली के साथ। ये याद आते ही प्रज्ञा पहले घड़ी देखती है, फिर जल्दी से सरना को कॉल करती है। सरना कॉल रिसीव करती है, पर वो इस वक्त शॉपिंग में बिजी थी। वो शॉपकीपर से कहती है, मिमी मुझे ये वाला देखना है। सरना ने कॉल तो रिसीव कर लिया, पर वो ये भूल ही गई। जब प्रज्ञा को ये समझ आता है कि सब लोग शॉपिंग पर उसे छोड़कर चले गए, वो भी अव्यान की वजह से, तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। प्रज्ञा कॉल कट करके अव्यान को कॉल करते हुए हल्का रोने वाली आवाज़ में कहती है, इनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। To be continued.